हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में जो है हमारा मुख्यमंत्री एवं राज्य का मंत्रिपरिषद, थोड़ा सा हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे ताकि इसके कुछ ऑब्जेक्टिव जो बेसिक आते हैं उसको भी पकड़ सके। पिछले वीडियो में हम लोगों ने राज्यपाल पे चर्चा किया था कि जो राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका के एक नाम मात्र के कार्यपालिका होते हैं और वो राज्य की कार्यपालिका के हेड होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री की, जो वास्तव में राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक हेड होते हैं। तो पूरे चैप्टर को समझेंगे, इससे जुड़े हुए जो 2-3 बेसिक ऑब्जेक्टिव है उनको समझेंगे, कुछ अनुच्छेद हैं उनको देखेंगे और इस पर एक ऐसा पैकेज समझ कर निर्धारित करेंगे कि यदि पीटी में इससे क्वेश्चन आए तो भी बनाया जा सके, अगर मेंस में भी क्वेश्चन आए तो वहां भी एक समझ काम आ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्य का मंत्रिपरिषद। तो क्या होता है, सबसे पहले बेसिक चीजें, जैसे केंद्र स्तर पे एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की जाती है और उस मंत्रिपरिषद के हेड प्रधानमंत्री होते हैं। सेम उसी तरह से आर्टिकल 163 के तहत राज्य स्तर पर एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की जाती है और इस मंत्रिपरिषद के जो हेड होते हैं वह 164 के तहत मुख्यमंत्री। तो आपको 2 आर्टिकल याद रखने हैं, 163 और 164। 163 में कहा जाता है कि राज्य के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और इसी मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा वो मुख्यमंत्री होगा, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधी प्रावधान कितने आर्टिकल में है? 164 में। और राज्य के मंत्रिपरिषद के संबंध में कितने आर्टिकल में है? तो 163 में। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए। अब थोड़ा सा देखते हैं, ये जो सीएम चीफ मिनिस्टर जो होते हैं स्टेट में, जिन्हें मुख्यमंत्री के रूप में हम जानते हैं, वो किस प्रकार से हैं। तो वास्तव में जिस प्रकार से केंद्रीय स्तर पर प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर चीफ मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो कार्य केंद्रीय स्तर पर देखने का होता है, जो उनके कर्तव्य होते हैं, उसी तरह का ये राज्य स्तर पे होते हैं। तो दोनों में लगभग बहुत सारी समानताएं होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि दोनों के पावर एक समान होते हैं, शक्ति एक समान होते हैं, लेकिन बहुत समानताएं होती हैं केंद्र स्तर के प्रधानमंत्री में और राज्य स्तर के मुख्यमंत्री में। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल लगभग एक जैसे कार्यों से जुड़े होते हैं, उसी तरह से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी लगभग एक समान ही दिखाई देते हैं। तो चलिए इनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो मुख्यमंत्री होते हैं ये वास्तविक हेड होते हैं, कहाँ के? ये राज्यों के। तो बात करें जो नॉर्मल स्टेट है वहां पर तो ये वास्तविक हेड होते ही होते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे आप पढ़े हैं पुदुचेरी एवं दिल्ली, ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां चीफ मिनिस्टर की व्यवस्था की गई है। और हाल ही में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया था कि चीफ मिनिस्टर के पास इन राज्यों में अधिक शक्ति होनी चाहिए या लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो है अत्यधिक शक्ति होनी चाहिए। तो वहां भी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसमें ये कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर चूंकि जनता द्वारा नहीं चुने गए हैं, जनता द्वारा वास्तव में चीफ मिनिस्टर ही चुन करके आते हैं, अर्थात विधानमंडल उनका चुन के आता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के पास अधिक शक्ति होनी चाहिए। तो वही चीज यहां है। एक नॉर्मल स्टेट जैसे बिहार, यूपी, बंगाल, सभी स्टेट में क्या देखा जाता है कि जो वास्तविक शक्ति है वह मुख्यमंत्री के पास होता है और जो नाम मात्र की शक्ति होती है वो राज्यपाल के पास होता है। और इसी व्यवस्था को हम लोग आगे जारी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि मुख्यमंत्री कौन बनते हैं। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे पहले एक शर्त रखा जाता है कि केंद्र राज्य स्तर पर अगर 2 सदन हो, जैसे विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इन दोनों में से यदि वो किसी भी एक का सदस्य है तो उसे मुख्यमंत्री के रूप में चुना जा सकता है। यदि नहीं है तो सदस्य बनना पड़ता है, 6 महीने का समय दिया जाता है, लेकिन दोनों में से एक का सदस्य होना अनिवार्य है। जिन स्टेट में ये विधान परिषद नहीं है वहां तो केवल विधानसभा का ही सदस्य बनना पड़ेगा और इन्हीं में से जो सदस्य होते हैं उन्हीं की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री के रूप में करते हैं। अगर ध्यान से आप देखें तो जैसे अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जो अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं वो विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन अदर स्टेट में ज़्यादातर में आप देखने को मिलेगा कि विधानसभा के ही मेंबर को एज ए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। ये अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? तो वह किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ये राज्यपाल के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है तो किसे किया जाएगा? क्या इस दोनों में से किसी भी सदस्य को उठा करके मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसके लिए विधान परिषद की जरूरत नहीं है, विधानसभा की जरूरत है। इस सदन में, विधानसभा में जिसे बहुमत प्राप्त होगा, बहुमत का मतलब होता है 50% से अधिक सीटें, चाहे वो एक अधिक हो या कई अधिक हो, तो 50% से अधिक सीट वाले जो भी दल होंगे उस दल के सबसे मेन लीडर को एज ए सीएम नियुक्त किया जाता है। और यह नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो सीएम की होती है नियुक्ति, नहीं होता है निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब होता है जहां मतदान हो, वोट दिया जाए और फिर चुना जाए, और नियुक्ति का मतलब होता है एज ए अपॉइंटमेंट, यानी किसी एक व्यक्ति को उस पद पे बिठा दिया जाए। तो याद हो गया तीन तरह की बातें इसमें, कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, वे दोनों में से किसी एक सदन के सदस्य हो सकते हैं, और वो हमेशा बहुमत दल के नेता होंगे। जो विधानसभा में बहुमत प्रूफ कर पाएंगे उन्हीं के नेता को सीएम के रूप में चुना जाता है। जो बहुमत नहीं साबित कर पाते हैं उन्हें पद से हटना पड़ेगा, उन्हें नहीं चुना जाएगा। यहाँ एक और बात ध्यान रखने की ये है कि राज्यपाल का यहाँ पे विवेकाधिकार होता है, ये कि वे ये तय करेंगे कि किस व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री के रूप में चुने। जैसा कि आपने हाल ही में कर्नाटक में, बिहार में भी देखा होगा, कई स्टेट में देखा होगा कि राज्यपाल को लगता है कि यह दल बहुमत साबित कर सकता है, तो उसके जो मेन लीडर होते हैं उसे मुख्यमंत्री के रूप में चुन सकते हैं। तो यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राज्यपाल का यह किस प्रकार का अधिकार है, तो एक प्रकार का यह कार्यपालिका अधिकार भी है और एक प्रकार से यह विवेकाधिकार भी है कि वह किसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा मुख्यमंत्री के नियुक्ति के संबंध में। अब आते हैं, बात करते हैं नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। तो शपथ कहां लेंगे? जो ओथ सेरेमनी होता है जिसे हम लोग मुख्यमंत्री का शपथ कहेंगे, यह शपथ भी उन्हें राज्यपाल के ही समक्ष लेना होता है। राज्यपाल के समक्ष उन्हें यह शपथ लेना पड़ता है कि वह राज्य के कार्यों को अच्छे ढंग से करेंगे तथा संविधान के जो नियम हैं उनका पालन करेंगे। तो ये जो राज्यपाल के समक्ष उनके शपथ का प्रबंध है और नियुक्ति का भी प्रबंध है। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक की ओर, कार्यकाल। क्या होगा कार्यकाल एज ए चीफ मिनिस्टर का? तो चीफ मिनिस्टर के रूप में आपने पढ़ा होगा कि वे 5 वर्ष के लिए आते हैं। क्या ये फिक्स है? बिल्कुल नहीं। कोई भी चीफ मिनिस्टर 5 वर्ष के लिए ही रह जाए ये फिक्स नहीं है। इस बीच में या तो वो त्यागपत्र दे सकते हैं और वो त्यागपत्र भी इन्हें सौंप देंगे राज्यपाल को, तो वो बीच में त्यागपत्र भी दे सकते हैं। यदि ऐसा होता है कि वे बहुमत खो देते हैं, मेजॉरिटी जो है वो खो देते हैं, तो क्या होगा? बहुमत खो देने के क्रम में उन्हें पद से हटना होगा। तो इस प्रकार से वो बीच में भी हट सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जब यह बहुमत दल ही यह प्रस्ताव लेकर के आए कि इन्हें पद से हटाया जाना चाहिए और वो पद से हटने के लिए तैयार नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी हटने के लिए तैयार नहीं है और बहुमत दल खुद कह रहा है कि नहीं नहीं मैं इन्हें मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं देखना चाहता हूँ, इन्हें हटाया जाए, तो क्या होता है? राज्यपाल उन्हें पद से हटाते हैं और उस कंडीशन में एक वर्ड यूज किया जाता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। अब यहां देखिए दोस्तों, जहां एक तरफ राज्यपाल खुद है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, वहीं दूसरी ओर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत हो जाते हैं मुख्यमंत्री। बिहार में ऐसी घटना देखने को मिली थी कुछ दिनों पहले, जब मांझी जी मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार जो है उन्होंने यह राज्यपाल से अनुरोध किया कि इन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए, तो फिर उन्हें हटाया गया था और फिर नीतीश कुमार दोबारा बने थे। फिर गठबंधन की सरकार टूटी और नया गठबंधन की सरकार आई, तो ऐसे कंडीशन बनते रहते। तो वहां पे आप ये जो आपका समझ होगा
राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में किसी भी स्टेट की घटना जब इस तरह की घटती है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में देखें कि राज्यपाल शासन लागू हो गया, कर्नाटक में कुछ विशेष स्थितियां बन गई थी, बिहार में बनी थी, तो ये चीज़ें समझने में आपको बहुत लाभदायक रहेंगी। तो क्या होता है, इनका कार्यकाल नॉर्मली तो 5 वर्षों का होता है, लेकिन यह फिक्स नहीं होता है। वो त्यागपत्र देके भी बीच में से हट सकते हैं, वो बहुमत खो देते हैं तब भी हट सकते हैं, और राज्यपाल किसी कारण विशेष से प्रसाद पर्यंत शक्ति का प्रयोग करके भी उन्हें बीच में से हटा सकते हैं। तो ऐसे नॉर्मली 5 वर्ष, लेकिन ये फिक्स टाइमिंग नहीं होता है। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर कि मुख्यमंत्री जी का वेतन भत्ता क्या होगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि राज्यपाल का वेतन फिक्स होता है और राष्ट्रपति जी का वेतन फिक्स होता है 5 लाख 4 लाख, उपराष्ट्रपति का। तो उस तरह से क्या वेतन और भत्ता मुख्यमंत्री जी का भी फिक्स होता है? जी नहीं दोस्तों, ये तय किया जाता है विधानमंडल द्वारा। अर्थात जिस राज्य के वे मुख्यमंत्री होंगे उस राज्य के विधानमंडल को ही ये शक्ति दी गई है कि वो यह प्रस्ताव लाए, बिल लाए और पास करके अपने जितने भी मंत्री और मुख्यमंत्री हैं उनके वेतन का निर्धारण करे। तो सभी राज्यों के लिए जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके वेतन अलग अलग हो जाते हैं। जैसा कि आपने करेंट अफेयर्स में पढ़ा होगा कि दिल्ली में जब अभी केजरीवाल की जो सरकार आई थी तो उन्होंने क्या किया था कि लगभग 400% जो है अपने वेतन को बढ़ाया था, अर्थात वेतन को 4 गुना कर दिया था। तो इस प्रकार से ये वेतन बढ़ाना घटाना यह तय करता है विधानमंडल, और विधानमंडल के पास ही ये शक्ति होती है कि वह वेतन को किस प्रकार से निर्धारित करे और मुख्यमंत्री का वेतन कितना हो। तो ये फिक्स नहीं होता है। ऐसे में ये क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा कि वेतन कितना होता है, ये पूछेगा कि वेतन कौन निर्धारित करता है। तो केंद्र स्तर पर यह निर्धारित नहीं होता है, बल्कि राज्य के ही विधानमंडल द्वारा यह तय किया जाता है कि उसका वेतन कितना होगा। तो वेतन के संबंध में भी आप समझ गए होंगे। अगले पॉइंट की ओर आते हैं हम, जो है मुख्यमंत्री की शक्तियां। तो हम लोग पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री के क्या क्या पावर होते हैं, क्या क्या उनके काम होते हैं, जहां से कुछ पॉइंट्स आपको निकल करके आएंगे जो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। अब ये शक्तियां एवं कार्य है, उसी के लिए ये आर्टिकल मैंने लिखा है, आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 दोस्तों मुख्यमंत्री जी के कर्तव्य से ही जुड़ा है, और यह कर्तव्य कहता है कि वे प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करेंगे तथा इसको राज्यपाल को सूचित करेंगे। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति को सूचित करने वाले सारे कार्य प्रधानमंत्री को सौंप दिए जाते हैं और वास्तव में प्रधानमंत्री के शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करने लगते हैं, सेम उसी प्रकार से राज्य में जो राज्यपाल होते हैं उनके शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाने लगता है। तो ये एक बहुत ही प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र से पूरी तरह से मिलती जुलती ही व्यवस्था है। तो यहाँ भी जो शक्ति का प्रयोग है तो वो 167 में उनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, और वे अपने कर्तव्यों के लिए राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं और राज्यपाल को सूचित करते हैं कि ये कार्य प्रशासनिक कार्य मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये शक्तियों का प्रयोग वे करेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा देखते हैं इनके पावर को कि वे कहाँ कहाँ इस पावर का यूज करते हैं। सबसे पहले वही देख लेते हैं राज्यपाल के संबंध में। तो जितने भी वे राज्य में कार्य करते हैं वे सभी कार्यों को सूचित करते हैं राज्यपाल को। राज्यपाल का एक तरह से जो है वो एजेंट के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। तो पूरे शक्तियों का वर्णन जो है वो राज्यपाल को सूचित करना और राज्यपाल को स्थितियों से अवगत कराते रहना कि राज्य में कैसी स्थितियां हैं। तो ये उनका एक पावर किसके संबंध में? राज्यपाल के संबंध में। दूसरा जो उनका एक मुख्य पावर होता है वो होता है मंत्रिपरिषद के संबंध में। अब मंत्रिपरिषद के संबंध में तो जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होता है, यहाँ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होता है। तो मंत्रिपरिषद कैसे काम करे? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता स्वयं चीफ मिनिस्टर करते हैं। मंत्रियों को उनके विभाग सौंपना कि इस विभाग में आप काम करेंगे, इस विभाग में आप काम करेंगे। यदि वे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो राज्यपाल से कह करके उनको उस पद से हटवाना, उन्हें बदलवाना, जिसको हम लोग कहते हैं कि मंत्री
परिषद को फेरबदल किया गया है, पोस्ट को इधर से उधर किया जाता है। तो ये सारे के सारे काम मंत्री परिषद के रूप में करवाने का पावर मुख्यमंत्री के पास ही होता है। इसके अलावा मंत्रियों के माध्यम से जो विकासात्मक कार्य होते हैं, जैसे राज्य में सड़क विकास से लेकर के परिवहन विकास से लेकर के आवासीय विकास से लेकर के राज्य के विभिन्न विकासात्मक कार्यों को करवाने का दायित्व भी मुख्यमंत्री पर ही निर्भर करता है। तो इस प्रकार से मंत्री परिषद पर फुल्ली कंट्रोल होता है मुख्यमंत्री का, और ये मंत्री परिषद उन्हीं के नेतृत्व में कार्य करता है। फिर आते हैं, देखते हैं कुछ अदर कार्य भी होते हैं अन्य कार्य में, जैसे कई ऐसे सम्मेलन और संगठन होते हैं जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री खुद करते हैं, और साथ ही साथ उसके संगठन के नेतृत्व के माध्यम से केंद्र के साथ जो बॉन्डिंग बनाने की एक प्रक्रिया होती है उसमें मुख्यमंत्री की भूमिका बहुत अधिक होती है, क्योंकि राज्य का जो कार्य होता है वो केंद्र के सहयोग से भी चलता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की भूमिका केंद्र के साथ मिल करके कार्य करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। और जिन स्टेट में ऐसा नहीं देखा गया है कि केंद्र और राज्य का तालमेल थोड़ा अच्छा नहीं बैठ रहा है, वहाँ विकास दर थोड़ा धीमा हो जाता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की भूमिका यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा भी कई कार्य हैं जिन्हें आप मेंस में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव बेस में बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमने पढ़ा अभी तक मुख्यमंत्री से जुड़े हुए ये 2-3 आर्टिकल आप याद रखेंगे, 163, 164 और 167, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर हमने नियुक्ति, इनके शपथ, कार्यकाल, इनका त्यागपत्र, इनकी शक्तियां, इसके बारे में पढ़ा। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे मंत्री परिषद के संबंध में। अब ये जो मंत्री परिषद होते हैं वो हमने अभी पढ़ा था कि 163 के तहत राज्य में मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, और इस मंत्री परिषद के जो हेड होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। और इस मंत्री परिषद का कार्य क्या होता है, तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और यह मुख्यमंत्री की सलाह पे करते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी मंत्री परिषद के मेंबर होते हैं उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करते ही हैं, लेकिन किसकी सलाह पे, मुख्यमंत्री की सलाह पे करते हैं, और मुख्यमंत्री ही यह डिसाइड करते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। जिस प्रकार से केंद्र स्तर पर 3 भागों में विभाजित किया गया था, हमने विभाजित किया था मंत्री परिषद को, उसी तरह से यहाँ भी होगा। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये 3 स्तर के मंत्री राज्य में भी देखे जाते हैं। ये सबसे बड़े स्तर के मंत्री होते हैं जिन्हें विभाग दिया जाता है, जिन्हें बड़े काम सौंपे जाते हैं। राज्य मंत्री में 2 तरह के होते हैं जो विशेष रूप से इनको सहयोग करते हैं, और उप मंत्री होते हैं जिन्हें प्रशासनिक कार्य दिया जाता है। तो इसके लिए आपने जो केंद्रीय स्तर का जो मैंने मंत्री परिषद डाला है उस वीडियो को देखिए और मजा आएगा। तो ये तीनों का काम होता है सहयोगात्मक रूप से। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो वास्तव में यही मंत्री परिषद होती है राज्य स्तर की सरकार। अब राज्य स्तर के सरकार को ढेर सारे दायित्व सौंपे जाते हैं। अब इनका कार्यकाल क्या होगा, तो जैसे मुख्यमंत्री जी का 5 वर्ष है वैसे ही मंत्री परिषद 5 वर्षों के लिए बनाए जाते हैं सरकार के तौर पे। लेकिन ये भी फिक्स नहीं होते हैं कि हाँ इतने अवधि रहे ही रहे, क्योंकि यदि बहुमत गिरती है तो सरकार गिर जाएगी। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि ये जो राज्य का मंत्री परिषद है ये किसके प्रति उत्तरदायी होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा कि किसके प्रति उत्तरदायी होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने केंद्र में देखा था कि लोकसभा जो है वह जनता का सदन है, उसी तरह से राज्य में विधानसभा होता है जनता का सदन। तो केंद्र में जनता के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो उसी तरह से राज्य में जो फुल्ली मंत्री परिषद होगा वह किसके प्रति होगा, विधानसभा के। याद रखिएगा, कभी भी ये नहीं दे दीजिएगा कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, केवल होते हैं किसके प्रति, विधानसभा के। यदि विधान मंडल भी दिया जा रहा है तो वो भी नहीं, आपका आंसर जो सटीक होगा वो क्या होगा कि वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो उत्तरदायित्व के रूप में मंत्री परिषद फुल्ली रूप से। लेकिन यदि पूछा जाता है कि एक एक पार्टिकुलर मंत्री किसके प्रति, तो वो मुख्यमंत्री के, और मुख्यमंत्री पार्टिकुलर रूप से किसके, तो राज्यपाल के। हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा यहीं से पूछे जाते हैं। और फाइनली मंत्री परिषद का मूल कार्य क्या होता है, तो मंत्री परिषद संपूर्ण रूप से मिलकर के करते हैं विधि का निर्माण, अर्थात जितने भी राज्य स्तर के कानून बनते हैं वो मंत्री परिषद के थ्रू ही बनाए जाते हैं।
और फाइनली इनका काम होता है पूरे राज्य के विकास गतिविधियों को देखना और चलाना। तो इस प्रकार से राज्य का जो विकासात्मक कार्य होता है वह किसके नेतृत्व में होता है? मंत्रिपरिषद के। और मंत्रिपरिषद किसके लीडिंग में चलता है? तो मुख्यमंत्री के। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के संबंध में पढ़ा। इसके अलावा आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं कि किन राज्यों में कौन से मुख्यमंत्री अभी कार्य कर रहे हैं। ये बदलते रहते हैं, उन्हें देखते रहिए, क्योंकि ये करेंट अफेयर्स जब बनते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। जो भी राज्य में चुनाव हो आप उस पर नज़र बनाए रखें और कौन से नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, या फिर कोई मुख्यमंत्री किसी कारण विशेष से चर्चा में आते हैं। जैसे अभी केरला में अभी विजयन जी काफ़ी चर्चा में है कि उन्होंने एक मुहिम सा चलाया है कि केरल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए, तो वो भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह से नजरें गड़ाए रखें करंट अफेयर्स पे और बेसिक को मजबूत रखें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको अधिकारी बनते देखना। तो ये सब चीजें करेंगे आप निश्चित रूप से अधिकारी बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल आपसे एक संदेश और एक पौधा एडुटेरिया के नाम। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, हमें पसंद करने के लिए और एडुटेरिया फैमिली के मेंबर बनने के लिए। थैंक यू।